अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस&एम। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आज हमारा टॉपिक है एरिथ्रोसाइट्स। तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था प्लाज्मा के बारे में और सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड के बारे में। मैंने बताया था कि ब्लड सेल्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज हम उनमें से एक को स्टडी करेंगे जो है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम कॉमनली रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं। आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट जो 99% ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास आरबीसीज होते हैं, जिसका मेन फ़ायदा यही है कि ये बॉडी की डिमांड को मीट करने के लिए इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है। सो 99% ऑफ ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। और जैसे हमने स्टडी किया था कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। तमाम ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को जनरली हम हीमोपोइसिस कहते हैं और स्पेसिफिकली एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और ये होती कहाँ पे है? तमाम ब्लड सेल्स की तरह इसका भी जो ओरिजिन की साइट है वो बोन मैरो ही है। अब अगर हम आगे आरबीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दे हैव नो न्यूक्लियस और दे हैव नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। ना इनमें न्यूक्लियस होता है और ना इनमें कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, और न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसीज हमारे पास डिवाइड भी नहीं कर सकते। हालांकि इनकी डिस्ट्रक्शन होती है लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जिस रेट पे ये डिस्ट्रॉय होंगे उसी रेट पे ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। तो आए लिख लेते हैं इसको। दे हैव नो न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। अब इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक का कि इसमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं है और इसमें कोई ऑर्गेनेल भी नहीं है, इसका हमारे पास फायदा भी है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनके साइज को हम देख लेते हैं। इसका जो साइज है डायमीटर वो 7 माइक्रोमीटर, डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर। और इसकी जो शेप होती है अगर हम उसको डिस्कस करें तो ये हमारे पास सर्कुलर टाइप के होते हैं, लेकिन ये होते हैं बाइकनकेव। इनकी जो दोनों साइड्स हैं वो दोनों साइड्स कनकेव होती हैं। बाय शेप इज बाइकनकेव। कनकेव मतलब ये दोनों साइड से ऐसे अंदर को फोल्ड होते हैं। ये जो सेंट्रल एरिया इनका ये थिन होता है और साइडों से ये जरा थिक होते हैं। ये इसकी बाइकनकेव शेप है और इसका भी हमारे पास एक एडवांटेज होता है। बाइकनकेव शेप का हमारे पास एडवांटेज क्या है कि ये जो सेंट्रल एरिया है ये थिन है। ये थिन एरिया होने की वजह से जो एंट्री एंड एग्जिट होता है गैसेस का वो फास्ट होता है। आरबीसी का मेन फंक्शन हमारे पास क्या है? गैसेस की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्ट। ये थिन एरिया होने की वजह से गैसेस जो हैं वो ज्यादा तेजी से अंदर या बाहर मूव कर सकती हैं, जो इसका पहला फायदा है हमारे पास। दूसरा फायदा, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से जो आरबीसी के अंदर हमारे पास स्पेस बचती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो सकती है। तो क्लियर है ये पहला फायदा कि जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस होगा वो फास्ट होगा। दूसरा, ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस ना होने की वजह से स्पेस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा ये जो बाइकनकेव शेप है इसकी, ये जो सेल्स हैं ये आपस में ब्लड वेसल्स में इस तरह डिनर प्लेट्स की तरह स्टैक होके मूव कर सकते हैं। बाइकनकेव शेप होने की वजह से, पतले होने की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस इनको कम फेस करनी पड़ती है और ब्लड जरा तेजी से मूव कर सकता है। तो ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है बाइकनकेव, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। पहला हमारे पास है फास्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस। ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से जो हमारे पास है वो स्पेस है, तो ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सकती है।
और रिड्यूस फ्रिक्शन। ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके टर्बुलेंस को रिड्यूस करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, और इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि फ्रिक्शन भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम आगे इसका जो लाइफ स्पैन है उसको डिस्कस करते हैं, जो इसकी डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है वो आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन वो है 120 डेज, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। 4 महीने के बाद जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे स्प्लीन में जाके, जिसका और उनकी जगह पे नए आरबीसीज बनेंगे। अब डेवलपमेंट इनकी कहां से होती है? होती तमाम सेल्स की तरह बोन मैरो से ही है, लेकिन बोन मैरो से डेवलप होके जो इनकी लाइन ऑफ डेवलपमेंट है वो हर ब्लड सेल की डिफरेंट है। हम आरबीसीज की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं आगे। इस बात का हमें पता है कि जो आरबीसीज हैं वो भी बाकी सेल्स की तरह बोन मैरो में प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से डेवलप होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स में हमारे पास डिवीजन होगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बनेंगे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल में डिवीजन हुई और हमारे पास क्या जनरेट हुए? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इनकी आगे डेवलपमेंट होगी, ये आगे बनेंगे हमारे पास जाके एरिथ्रोब्लास्ट। ये एरिथ्रोब्लास्ट आगे हमारे पास डेवलप होंगे रेटिकुलोसाइट में। अब इस स्टेज पे आके ये रेटिकुलोसाइट को हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल बन चुका है, लेकिन इस रेटिकुलोसाइट में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये रेटिकुलोसाइट यहां से रिलीज हो जाता है ब्लड में। ब्लड में आगे इसकी डेवलपमेंट होती है, ये मैच्योर होता है और ये डेवलप हो जाता है आगे आरबीसी में, यानी एरिथ्रोसाइट में। इस मैच्योरेशन के दरमियान, इस मैच्योरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? सिर्फ इसका जो न्यूक्लियस है वो आके लूज हो जाता है। जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो हमारे पास मैच्योर आरबीसी बन गया। और इस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से लेके आरबीसी बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे पास होता है 7 डेज में। तो आरबीसी की डेवलपमेंट का जो टाइम है वो 7 डेज है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास 120 डेज यानी 4 मंथ्स है। अब हम आरबीसी की जो बॉडी में अमाउंट है उनको रफली डिस्कस कर लेते हैं। तो बताता चलूं कि जो बॉडी का 25% सेल काउंट है वो आरबीसी हैं। अगर टोटल बॉडी में 100 सेल्स हैं तो जो 25 हैं वो आरबीसी हैं। अगर अमाउंट डिस्कस करें एग्जैक्ट, तो जो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन आरबीसी होते हैं, और ये टोटल बॉडी का 25% सेल काउंट है। और इन 25% में से जो 1% है वो टोटली डिस्ट्रॉय होता है एवरी डे। अगर 1% डिस्ट्रॉय होते हैं तो फिर जनरेट भी कितने ही होंगे? 1%, क्योंकि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन रेट है वो इक्वल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन रेट में। तो जो टोटल आरबीसी की रफली एस्टिमेट अमाउंट है वो 30 ट्रिलियन आरबीसी है बॉडी में। ये टोटल बॉडी के सेल काउंट का 25% है, और इस 25% में से जो 1% है सेल्स वो टोटली एवरीडे डिस्ट्रॉय होते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं।
आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें नंबर 1 पे एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। जो मेन चीज है जो आरबीसीज की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आरबीसीज की प्रोडक्शन शुरू होती है, वो हमारे पास एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। और ये रिलीज कहां से होता है? किडनी से। किडनी से रिलीज होता है और हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मैरो पे एक्ट करता है, जहां से प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल की डिवीजन शुरू होती है। जो दूसरी हमारे पास चीज है वो है आयरन, तीसरा फॉलिक एसिड और चौथा विटामिन B12। ये फॉलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी कहते हैं। ये जो 3 चीजें हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B3, ये हमारे पास आती हैं डाइट से। डाइट में फॉलिक एसिड भी लेंगे, मतलब विटामिन B9, विटामिन B12 और आयरन। ये चीजें अगर हमारे पास इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होंगी तो आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल होगी। फॉलिक एसिड और विटामिन B12, इनके हवाले से एक एमसीक्यूज आता है कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पे होती है? टर्मिनल इलियम। आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, उसके भी टर्मिनल एंड पे जाके, बिल्कुल एंड पे जाके विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। स्टमक में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स, जिनका पूरा नाम है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। क्योंकि ये स्टमक में प्रेजेंट है इसलिए इनको गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स कहते हैं। वो एक हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस ग्लाइकोप्रोटीन को नॉर्मली हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इस इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इलियम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर लाजमी है। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकेगा डाइट से, जिसकी वजह से जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो भी फिर एज यूजुअल डिस्टर्ब होगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसीज के प्रोडक्शन के अमल को क्या चीजें कंट्रोल करती हैं, ये कंट्रोल कैसे होता है, और फिर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन। तो स्टडी करते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस का जो कंट्रोल है। एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसीज के बनने का जो अमल है, उसका जो प्राइमरी स्टिमुलस है वो हमारे पास होता है हाइपोक्सिया। जब टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। हाइपोक्सिया मैं यहां पे लिख देता हूं, लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। जो एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी की प्रोडक्शन का प्राइमरी स्टिमुलस है वो हमारे पास है हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया की भी कुछ कॉजेज हो सकती हैं। कई वजूहात की वजह से हमारे पास बॉडी में हाइपोक्सिया हो सकता है, जिसमें पहला हो सकता है एनीमिया, ये एक डिसऑर्डर है ब्लड का। दूसरी जो हमारे पास कॉज हो सकती है हाइपोक्सिया की वो है लो ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम ही जब हमारे पास पूरा नहीं होगा तो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी बॉडी में, और जब इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट हाइपोक्सिया। इसके अलावा एक और भी हो सकता है
रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो रेट है, अगर आर्टरीज वेसल्स में हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ब्लड सही तरह से डिलीवर ही नहीं हो पा रहा टिश्यूज को, इसकी वजह से भी ऑक्सीजन सही तरह से सप्लाई नहीं होगी, एज ए रिजल्ट हाइपोक्सिया। तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया होता है। और हाइपोक्सिया प्राइमरी स्टिमुलस है किस चीज का? एरिथ्रोपोइसिस का प्राइमरी स्टिमुलस। अब हम स्टडी करते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस का कंट्रोल क्या है। सबसे पहले हमारे पास हुआ हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया हो गया बॉडी में, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोक्सिया क्या होगा? किडनी सिक्रीट करेंगी एरिथ्रोपोइटन, किडनी सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन जिसको अभी हमने स्टडी किया, किडनीज इसको सिक्रीट करेंगी। जब किडनीज एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करेंगी तो ये एरिथ्रोपोइटिन आगे जाके एरिथ्रोपोइटिन एक्ट करेगा बोन मैरो पे। हाइपोक्सिया हुआ बॉडी में, उसके रिजल्ट में किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन सिक्रिएट किया, एरिथ्रोपोइटिन जाके एक्ट करेगा बोन मैरो पे। एरिथ्रोपोइटिन का बोन मैरो पे क्या इफेक्ट होगा? जो अभी हमने आरबीसी की डेवलपमेंट पढ़ी थी, उसी हवाले से एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो पे जाके क्या करेगा कि जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, मोर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्लस एक तो जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल की डिवीजन होकर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बन रहे थे वो ज्यादा बनेंगे, दूसरा जो रेटिकुलोसाइट की मैचुरेशन होती है मैच्योर आरबीसीज में, इमेच्योर से मैच्योर आरबीसीज बनने का जो प्रोसेस होता है उसको भी तेज कर देगा, प्लस रेटिकुलोसाइट मैचुरेशन को इंक्रीज कर देगा। किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन सिक्रिएट किया, एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो पे जाके एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा? मोर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट प्लस रेटिकुलोसाइट की जो मैचुरेशन है वो तेज हो जाएगी। जब रेटिकुलोसाइट्स की मैचुरेशन तेज हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ज्यादा आरबीसीज बनेंगे। जब बॉडी में आरबीसीज ज्यादा बन गए तो फिर ऑक्सीजन भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी बॉडी को ज्यादा, जो हाइपोक्सिया हुआ था लेस ऑक्सीजन की वजह से, वो हाइपोक्सिया खत्म हो जाएगा। तो एंड हमारे पास क्या हो गया? हाइपोक्सिया रिवर्स्ड। अब जब हाइपोक्सिया रिवर्स हो गया, एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट किस वजह से हुई थी? हाइपोक्सिया की वजह से, और एंड क्या हुआ है? हाइपोक्सिया रिवर्स। मतलब जिस स्टिमुलस की वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, आरबीसी प्रोड्यूस होने के बाद उसी स्टिमुलस को खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होती है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां पे लिख देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ RBCs is controlled through negative feedback mechanism। तो ये था एरिथ्रोपोइसिस का कंट्रोल कैसे होता है। यहां पे एक आप नोट कर लें, जो एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आरबीसी की प्रोडक्शन का जो स्टिमुलस है वो हाइपोक्सिया है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। जब तक एरिथ्रोपोइटिन ना हो बॉडी में, चाहे वहां पे बॉडी में हाइपोक्सिया प्रेजेंट है, एनीमिया भी है, लो ब्लड वॉल्यूम भी है, लो ब्लड फ्लो भी है, लेकिन अगर सिर्फ एरिथ्रोपोइटिन प्रेजेंट नहीं है तो आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी। यहां पे लिख लेते हैं, इफ नो एरिथ्रोपोइटिन
देयर इज नो एरिथ्रोपोइसिस। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। चाहे ये तीनों स्टिमुलस हमारे पास प्रेजेंट है, हाइपोक्सिया भी है, एनीमिया भी है, लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड फ्लो भी है, लेकिन अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटन नहीं है तो आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। उसकी वजह क्या है? एरिथ्रोपोइटन नहीं जाके बोन मैरो पे एक्ट करना है और वहीं से रेड ब्लड सेल्स बनने हैं। अगर एरिथ्रोपोइटन ही हमारे पास नहीं होगा तो आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब आगे हम स्टडी करते हैं आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को। 120 डेज ब्लड में स्पेंड करने के बाद जो इनका नॉर्मल लाइफ टाइम है, उसके बाद आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है। और जैसे आरबीसीज की प्रोडक्शन को हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इस तरह आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज हीमोलाइसिस। और ये मेनली होती कहां पे है? स्प्लीन में। आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन की मेन साइट है वो है स्प्लीन, और जो प्रोडक्शन की मेन साइट है वो है बोन मैरो। अब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है स्प्लीन में। इस हवाले से एक एमसीक्यूज भी आता है नॉर्मली, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन। मतलब आरबीसीज कहां पे जाके डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में। अब स्प्लीन में ऐसा क्या है कि आरबीसीज वहीं पे जाके डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में हमारे पास एक जाल टाइप बना होता है रेटिकुलर फाइबर्स का। ये रेटिकुलर टिश्यू एक टिश्यूज की एक टाइप है, उनके फाइबर्स का एक जाल टाइप बना होता है जिसको हम रेटिकुलर फाइबर्स कहते हैं। अब जब आरबीसीज 120 डेज स्पेंड कर लेते हैं ब्लड में, 120 डेज स्पेंड करने के बाद उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है आरबीसीज की वो हो जाती है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब वो तोड़ फोड़ का ज्यादा शिकार हो सकती है। इसको लिख लेते हैं। आफ्टर 120 days cell membrane of RBCs become fragile। फ्रेजाइल मतलब नाजुक हो जाती है, टूट फूट का शिकार उसका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम फ्रेजाइल कहते हैं। जब ये फ्रेजाइल आरबीसीज जाएंगे स्प्लीन में, तो स्प्लीन में आगे रेटिकुलर फाइबर्स का एक जाल बना हुआ है, तो जो हेल्दी आरबीसीज होंगे वो उस जाल में से आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन जो अपना लाइफ टाइम पूरा कर चुके हैं और जिनकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो चुकी है, वो जाके उस जाल में फंस जाएंगे रेटिकुलर फाइबर्स में। और वहीं पे हमारे पास एक और सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स की एक टाइप है जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन में। जब रेटिकुलर फाइबर में जाके कोई आरबीसी फंस जाता है तो अब मैक्रोफेजेस उस पर एक्ट करेंगे और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हिमोलिसिस कहते हैं इसको। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को होती कहां पे है? स्प्लीन में। 120 डेज स्पेंड करने के बाद ब्लड में जो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास फ्रेजाइल हो जाती है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन जब फ्रेजाइल हो जाएगी, जब वो स्प्लीन में जाएंगे, स्प्लीन में जाके वो रेटिकुलर फाइबर्स में जो है वो उनको ट्रैप कर लेगा रेटिकुलर फाइबर्स। अब वहीं पे एक सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, जो इम्यून सेल्स की एक टाइप है। मैक्रोफेजेस उन पे एक्ट करेंगे और उसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम आगे स्टडी करते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होते हैं। जब मैक्रोफेजेस आरबीसीज पे एक्ट करेगा तो आरबीसी की ब्रेकडाउन में तीन चीजें हमारे पास रिलीज होती हैं। पहला आयरन, दूसरा ग्लोबिन जो हमारे पास एक प्रोटीन है, और तीसरा पार्ट जो हमारे पास रिलीज होता है वो है हीम। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में हमारे पास तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक आयरन, ग्लोबिन जो हमारे पास एक प्रोटीन है, और तीसरा हीम। ये जो दो चीजें हैं आयरन और ग्लोबिन, ये हो जाएंगी रीयूज। आयरन बोन मैरो में चला जाएगा, ये जाके लीवर में स्टोर हो जाएगा और दोबारा एरिथ्रोपोइसिस में यूज होगा आरबीसी की प्रोडक्शन में। सेम इसी तरह ग्लोबिन चेन्स है, ये भी रीयूज होंगी, ये हीमोग्लोबिन बनने के काम आती है।
जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज हमारे पास है हीम। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो जरा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अभी अलहदा से उस साइड पे डिस्कस करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं जो आगे ये हमारे पास हीम बना है, इसका आगे क्या मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्टडी करते हैं। हीम बन गया हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ये हीम कन्वर्ट होता है बिलीवर्डन में। बिलीवर्डन हमारे पास क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। हीम बिलीवर्डन में कन्वर्ट होता है, जो एक ग्रीन पिगमेंट है। ये कैसे होता है? एक एंजाइम है हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से हीम बिलीवर्डन में कन्वर्ट हो गया। बिलीवर्डन हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है। आगे ये बिलीवर्डन कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में, और यहां पे एक एंजाइम हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं बिलीवर्डन रिडक्टेज। हीम से बिलीवर्डन बना हीम ऑक्सीजनेज की मदद से, फिर बिलीवर्डन से बिलीरुबिन बना बिलीवर्डन रिडक्टेज की मदद से। ये बिलीरुबिन हमारे पास अभी है अनकॉन्जुगेटेड, मतलब ये है फैट सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल अभी नहीं है। ये बिलीरुबिन कंबाइन होती है, जो एक हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ी थी एल्ब्यूमिन के साथ। बिलीरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन ये चला जाएगा लीवर में। लीवर में जाके ये जो एल्ब्यूमिन है ये अलहदा हो जाएगी। ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ क्यों कंबाइन किया? क्योंकि बिलीरुबिन फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए फ्रीली ब्लड में मूव नहीं कर सकती। बिलीरुबिन इसलिए एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन करके जाएगी लीवर में। लीवर में जाके एल्ब्यूमिन हो जाएगी अलहदा, और ये जो बिलीरुबिन बचेगा ये लीवर में कन्वर्ट होगा, ऐड होगा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। लीवर में जाके एल्ब्यूमिन हो गई अलहदा, ये जो बिलीरुबिन बचा था ये ऐड हो जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जब ये ऐड होगा, अब ये बन गया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये हो गया कॉन्जुगेटेड, और अब ये है वाटर सोल्यूबल। अब बिलीरुबिन हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, मतलब ये अब मूव कर सकता है ब्लड में। ये बिलीरुबिन और ग्लूकोरोनिक एसिड हमारे पास ऐड हो जाता है लीवर से आगे। लीवर का जो एक काम है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये ऐड हो जाएगा बाइल में। अच्छा, यहां पे इसका कलर है फिर येलो। अब ये बिलीरुबिन हमारे पास येलो पिगमेंट बन गया। बिलीरुबिन चला जाएगा बाइल में। बाइल कहां पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर जब डाइट जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिपिड डाइट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आके गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। गाल ब्लैडर में हमारे पास बाइल स्टोर्ड है, और बाइल में हमारे पास क्या है? बिलीरुबिन। जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइल कहां पे चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इस बिलीरुबिन के ऊपर एक्ट करेंगे जो बाइल में प्रेजेंट थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो एक्ट करेंगे बिलीरुबिन पे, और इसको दो चीजों में कन्वर्ट कर देंगे। एक यूरोबिलिनोजन और दूसरा स्टर्कोबिलिन। ये यूरोबिलिनोजन हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, और ये स्टर्कोबिलिन जाएगा फीसिस में। फीसिस में स्टर्कोबिलिन के दो काम है। पहला, डीओडराइज फीसिस,
जो स्टर्कोबिलिन है वो फीसिस की जो स्मेल है, ऑडर है, उसको डीओडराइज करता है। और दूसरा काम कलराइज द फीसिस, जो फीसिस का कलर है वो भी मेनली स्टर्कोबिलिन की वजह से प्रेजेंट होता है। एक बार इसको जल्दी से फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हीम कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डन में हीम ऑक्सीजनेज की मदद से, बिलीवर्डन आगे बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा बिलीवर्डन रिडक्टेज की मदद से। बिलीरुबिन ये अनकॉन्जुगेटेड है और अभी फैट सोलुबल है, ये कंबाइन होगी एल्ब्यूमिन के साथ, क्योंकि ये अभी फैट सोलुबल है तो ब्लड में फ्रीली मूव नहीं कर सकती। एल्ब्यूमिन इसको लेके जाएगा लीवर में, लीवर में जाके एल्ब्यूमिन अलहदा, जो बिलीरुबिन बचेगा वो कंबाइन होगा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। अब ये बन गया कॉन्जुगेटेड और अब ये बिलीरुबिन वाटर सोलुबल हो चुका है और इसका कलर अब होगा येलो। यहां से ये बिलीरुबिन चली जाएगी बाइल में जो प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइट आएगी वहां से हार्मोन रिलीज होंगे, वो आके गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो बाइल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, मतलब बिलीरुबिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया जो बिलीरुबिन पे एक्ट करेंगे और उसको दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिन। यूरोबिलिनोजन यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा और स्टर्कोबिलिन फीसिस में चला जाएगा, जिसके आगे से दो काम है, डीओडराइज फीसिस मतलब उसकी स्मेल को खत्म करता है, और दूसरा काम कलराइज द फीसिस, जो फीसिस का जो कलर है वो भी स्टर्कोबिलिन की मदद की वजह से है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से गो थ्रू करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।